बॉटलनेक नामक खरी घाटी में उतरते समय आपदा आई। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई जब एक हिमस्खलन ने कुछ पर्वतारोहियों को बहा दिया और बाकी को फंसा दिया। K2 की चोटी पर पहुंचने वाले हर पर्वतारोही को रास्ते में शवों के पास से गुजरना होता है। 2 अगस्त 2008, ऊंचाई 27,000 फीट। K2 ने एक ही दिन में 11 पर्वतारोहियों की जान ले ली जब रस्सी लगाने वाली टीम ने एक घातक गलती कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये कोई और पहाड़ होता तो वे बच सकते थे, लेकिन K2 ने उनकी गलती की तुरंत ही भयानक सजा दे दी। उन 11 लोगों के शव आज भी वहीं पड़े हैं। K2 पर कदम रखने का फैसला करते ही आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं। हेलीकॉप्टर 20,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकते। अगर आप नीचे ना आ सकें तो K2 हमेशा आपका घर बन जाता है। कुछ शव पूरी तरह से सुरक्षित मिले, उनके उपकरण और कपड़े अभी भी सही सलामत थे, जैसे समय रुक गया हो और फिर कभी शुरू ही न हुआ हो। एक 45 साल के पिता द्वारा अपने बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान करने से लेकर पर्वतारोहियों तक जो अपने नेता की आंखों में आंखें डालकर उसका भाग्य तय करते हैं। ये 23 पर्वतारोहियों की कहानियां हैं जिन्हें K2 ने हमेशा के लिए बर्फ में कैद किया। स्वागत है दी एक्सट्रीम में। मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान से ने अपने करियर की शुरुआत अपनी 20 की उम्र में पोर्टर के रूप में की। उन्होंने बैग्स उठाकर रोज $12 से भी कम कमाने से लेकर पाकिस्तान के सबसे मशहूर पर्वतारोही बनने तक का सफर तय किया। 2020 तक उन्होंने दुनिया की 14 में से 8 ऐसी चोटियों पर चढ़ाई कर ली थी जो 26,000 फीट से ऊंची हैं, जिनमें लोत्से, कुख्यात रूप से कठिन मकालू और 2018 की गर्मियों में सफलतापूर्वक K2 भी शामिल हैं। फिर भी इससे उन्हें 2021 में K2 पर गायब होने से नहीं बचा पाया। ऐसी परिस्थितियों में जो सच कहें तो किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती हैं। K2 पर सर्दियों में आज तक कभी चढ़ाई पूरी नहीं हुई। 70 से ज्यादा साल की कोशिशें भी नाकाम रहीं। पृथ्वी पर बाकी हर 26,000 फुट ऊंचा शिखर आखिरकार सर्दियों में चढ़ाई के आगे झुक गया था। सिर्फ K2 ही ऐसा था जो नहीं झुका। 28,251 फुट ऊंचा यह पर्वत काराकोरम पर्वतमाला में है और यहाँ का मौसम इतना भयानक होता है कि इसकी सर्दियां एवरेस्ट को भी कम कठोर दिखाती हैं। मैं -60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान, 120 मील प्रति घंटे से तेज हवाओं और शिखर तक पहुंचने के लिए बेहद कम समय तक खुलने वाली मौसम खिड़कियों की बात कर रहा हूं। जुनूनी और भावुक पर्वतारोहियों के लिए K2 किसी वर्जित फल की तरह है। हर पीढ़ी के महान पर्वतारोहियों ने सर्दियों में K2 पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे लौट आए। 16 जनवरी 2021 तक एक नेपाली टीम ने ठीक यही कर दिखाया। उन्होंने पहली बार सर्दियों में K2 फतह किया। बिल्कुल, मोहम्मद निराश थे, लेकिन किसी तरह हिम्मत भी मिली। पाकिस्तानी लोग K2 को अपना पहाड़ मानते हैं। स्कर्दू के पास के एक गांव के उस व्यक्ति के लिए जिसने पोर्टर के रूप में शुरुआत की थी, अगर वो पहली पाकिस्तानी शीतकालीन चढ़ाई कर लेता तो उसका महत्व ऐसा होता जिसे कोई समिट सर्टिफिकेट पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। लेकिन नेपाली शिखर विजय वो पल था जिसका पर्वतारोहण जगत 1980 के दशक से इंतजार कर रहा था, और अगर नेपाली कर सकते हैं तो वो भी जरूर कर सकता है। एक और मोड़ ये है कि वो बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के प्रयास करेगा। मोहम्मद की टीम थोड़ी ही देर में पर्वत पर पहुंच गई। उसके साथी थे 47 वर्षीय जॉन स्नोरी जो आइसलैंड से थे और K2 पर चढ़ने वाले पहले आइसलैंडर थे, और 33 वर्षीय जुआन पाब्लो मूर जो चिली से थे और बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के एवरेस्ट और लोत्से दोनों पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे। उनके साथ मोहम्मद के बेटे साजिद भी थे जिनकी उम्र 21 साल थी। सर्दियों में K2 पर चढ़ना जैसा ये तीनों कर रहे थे, ऐसे हालात होते हैं जहां शरीर धीरे धीरे बंद होने लगता है और खुद को अनुकूलित नहीं कर पाता। ये केवल कुछ समय तक सहन कर सकता है, फिर इंसान को जीवित रखने वाली प्रणालियां काम बंद करने लगती हैं। K2 पर हर फैसला जीवन और मृत्यु का फैसला होता है। टीम ने 4 फरवरी की रात कई अन्य लोगों की तरह 24,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैंप 3 से प्रस्थान किया। वे मौसम के बेहद छोटे अनुकूल मौके के खत्म होने से पहले आगे बढ़ने की जद्दोजहद में थे और पूरी तरह अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में आगे बढ़ रहे थे। चढ़ाई शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही
एक असली डरावना सपना सामने आ गया, जबकि ये पहले से ही कठिन हो चुकी थी। उस घने अंधेरे में उनकी हेडलैम्प्स ने पहाड़ पर चढ़ने के एकमात्र रास्ते के ठीक बीच में एक विशाल और शायद अंतहीन दरार का किनारा पकड़ लिया, जैसे बर्फ पर एक खुला घाव हो। उस रात बाकी पर्वतारोहियों के लिए यही उनकी यात्रा का अंत था। उन्होंने अंधेरे को देखा और लौट गए। ये इसके लायक नहीं था। मोहम्मद, जॉन, जुआन और युवा साजिद ने एक अलग फैसला लिया। जब सभी पीछे हटे तो उन चारों ने डरावना फासला पार कर छलांग लगा दी। इस समय वे अब पूरी तरह से अकेले थे। वे चढ़ाई करते रहे जब तक लगभग 27,000 फीट ऊंचाई पर बोतल नेक के पास साजिद का ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब हो गया और वो थकावट से बेहोश हो गया। उसके पिता अली एहतियात के तौर पर एक अतिरिक्त टैंक लेकर चल रहे थे, लेकिन वो भी फेल हो गया क्योंकि साजिद का ऑक्सीजन मास्क भी खराब हो गया था। वो साफ तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता था। मोहम्मद ने बेटे से कैंप 3 लौटकर आराम करने और इंतजार करने को कहा। फिर वो मुड़कर जॉन और जुआन के साथ ऊपर चढ़ते रहे। आखिरी बार किसी ने उन्हें जीवित देखा था जब वे बॉटलनेक के ऊपर 5 फरवरी को लगभग सुबह 10 बजे थे। नीचे कैंप 3 में साजिद ने पूरा एक दिन इंतजार किया, ढलानों को देखते हुए कि कहीं वे नीचे आ रहे हों। वो कमजोर था और बर्फीला तूफान आ रहा था, इसलिए वो बेस कैंप की ओर उतरता रहा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने तुरंत खतरे की सूचना दी और मदद भेजी गई। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टरों ने अगले कुछ दिनों में 20,000 फीट तक खोजबीन की। एयरफोर्स जेट ने पहाड़ के ऊपर चक्कर लगाया। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और यही कारणों में से एक है कि केडो इतना खतरनाक है। अच्छे मौसम में भी हेलीकॉप्टर 20,000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते। 18 फरवरी 2021 को अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से तीनों पुरुषों को लापता घोषित कर दिया और माना कि वे मर चुके हैं। अब बचाव अभियान का उद्देश्य केवल शव लाना रह गया था, और 4 महीने बाद 26 जुलाई 2021 को कैंप 4 के ऊपर रस्सियां लगा रही एक शेरपा टीम ने बोतलनेक के पास मोहम्मद, जॉन और जुआन के शवों को ढूंढ निकाला। मोहम्मद चोटी से लगभग 980 फीट नीचे थे, एक फिक्स्ड रोप से फिगरेट डिसेंडर के जरिए जुड़े हुए थे, और जॉन उस लाइन पर उनसे ऊपर थे। जब आप K2 पर चढ़ाई करते हैं तो आप एक मैकेनिकल क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं जिसे जुमार कहा जाता है। फिगरेट डिसेंडर का उपयोग केवल नीचे रैपलिंग करते समय होता है। मोहम्मद उतरने के लिए तैयार मिले, यानी वे चढ़ते वक्त ठंड से नहीं मरे बल्कि नीचे आ रहे थे। और जिस ऊंचाई पर वे पहाड़ पर थे, उससे यह साफ पता चलता है कि उन्होंने वाकई में ये कर दिखाया था। वे शिखर तक पहुंचे, असंभव कर दिखाया, और वापसी में उनकी मौत हो गई। हम पूरी तरह नहीं जान सकते क्योंकि वे मौत के जोन में बिखरे थे। मोहम्मद बोतलनेक से 984 फीट ऊपर पाए गए। उससे 328 फीट आगे जॉन स्नोरी मिले, जो एक टूटी हुई एंकर पर लटके हुए थे, और जुआन पाब्लो मूर सबसे नीचे मिले। वहां जहां कैंप 4 होना चाहिए था, वे एक बच्चे की तरह खुद को सुलाने के लिए सिमटे हुए थे। ऐसा लगता है कि वह दूसरों से आगे गए, इंतजार किया और खुले में ठंड से मर गए। साजिद अपने पिता के साथ पहाड़ चढ़े। टीम की मदद से उन्होंने पिता के जमे शरीर को कैंप 4 के पास बर्फ पर उतारा, और वहां एक खड़ी चट्टान पर खड़े होकर, जहां नीचे पूरा K2 फैला था, एक बेटे ने इस्लामी अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं और आखिरकार अपने पिता को सुपुर्दे खाक किया। फिर वह जॉन के पास और ऊपर चढ़ा और वह चीज पाई जिसका जांचकर्ता इंतजार कर रहे थे। एक गोप्रो कैमरा जॉन के कपड़ों के अंदर छुपा हुआ था। क्या यह शिखर दिखाएगा? क्या यह साबित करेगा कि मोहम्मद ने वही किया जिसके लिए वो वहां ऊपर गया था? दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि अगर उस कैमरे में कुछ सेकंड की भी फुटेज होती तो वो इतिहास बदल सकती थी। यह साबित करेगा कि उन्होंने सर्दियों में K2 फतह किया था। इससे पहले पहाड़ ने उन्हें निगल लिया, लेकिन K2 जितना ठंडा उतना ही बेरहम है। डेथ जोन की सर्दी ने कैमरे की बैटरी पूरी तरह खत्म कर दी थी। तो जब गोप्रो को आखिरकार निकाला गया और उसका विश्लेषण किया गया, तो उसमें सिर्फ एक खराब फ्रेम मिला, और उस पर टाइम स्टैंप सालों पहले की कोई यादृच्छिक तारीख दिखा रहा था। यह बेकार था। वीडियो फुटेज और उनके आखिरी घंटों की सच्चाई नष्ट हो गई थी। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि वे मरने से पहले शिखर पर पहुंचे थे या नहीं।
पहाड़ ने अपना राज छुपा लिया। साजिद ने मोहम्मद और जुआन को कैंप 4 में अंतिम विश्राम स्थल दिया, लेकिन जॉन स्नोरी की यात्रा अलग तरीके से समाप्त हुई। उनका परिवार 2022 में आइसलैंड से पाकिस्तान आया और शव बरामद करने की एक कोशिश को नाकाम होते देखा। आखिरकार उन्होंने मान लिया कि उनका शरीर वहीं रह गया है जहां साजिद ने उन्हें पाया, उस फिक्स्ड रोप से बंधे हुए बॉटलनेक के ऊपर 27,600 फीट की ऊंचाई पर। यह अजीब लग सकता है, लेकिन डेथ जोन से किसी शव को वापस लाने की कोशिश अक्सर उतनी ही जानलेवा होती है जितना कि खुद चढ़ाई करना। 27,600 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा बेहद पतली होती है, वहां जमी हुई इंसानी लाश एक सख्त बर्फ के टुकड़े जैसी हो जाती है, जिसका वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा होता है। बर्फ जैसी सीधी कांच की दीवार से भारी शव को नीचे लाने के लिए छोटी सेना जितने पर्वतारोहियों की जरूरत होती है और हर कदम पर जान का खतरा रहता है। मोहम्मद की विरासत बर्फ से अछूती रहती है। पाकिस्तान ने उनके नाम पर चढ़ाई की दीवारें, पार्क और एक साहसिक खेल संस्थान का नाम रखा है। लेकिन 2021 की सर्दियों की आपदा पहली बार नहीं थी जब कैदों ने पर्वतारोहियों को अपनी ऊंची चोटियों में फंसाया। इस जंगली पर्वत की सच्ची अटल भयावहता को समझने के लिए हमें उस मौसम तक वापस जाना होगा जिसने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि यह पर्वत वास्तव में क्या कर सकता है। अगस्त 1986, या जैसा कि पर्वतारोहण की दुनिया इसे कहती है, काला गर्मी का मौसम। उस साल से पहले K2 ने बहुत कम सफल शिखर देखे थे और उससे भी कम बड़े पैमाने की त्रासदियां देखी थीं। लेकिन 1986 अलग था। बेस कैंप दुनिया भर से आई अभूतपूर्व संख्या में अभियानों से गुलजार था। ये विशाल अहंकार, तीव्र महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय गर्व का एक विस्फोटक मिश्रण था। इस भीड़-भाड़ और प्रतिस्पर्धी माहौल में दो असाधारण ब्रिटिश पर्वतारोही थे जो अपनी अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे भाग रहे थे। पहले थे एलन राउज, एक 34 वर्षीय ब्रिटिश पर्वतारोही जो हमेशा जोखिम उठाना पसंद करते थे। वो बेचैन, महत्वाकांक्षी थे और हमेशा अगली कठिन चढ़ाई की तलाश में रहते थे। जहां दूसरे पर्वतारोही विशाल टीमों, फिक्स्ड रस्सियों और बोतलबंद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हिमालय को जीतने की कोशिश कर रहे थे, वहीं एलन ने अल्पाइन शैली की चढ़ाई को अपनाया। वो सिर्फ एक साथी, एक रस्सी और खाने से भरा एक बैग लेकर जानू या नुक्से जैसी विशाल और खतरनाक चोटियों पर चढ़ने चले जाते थे और उन्हें जितना जल्दी हो सके चढ़ने की कोशिश करते थे। ना ऑक्सीजन, ना फिक्स्ड रस्सियां और ना ही कोई बैकअप। इसका मतलब था कि हवा का एक बेमौका झोंका या एक छोटी सी फिसलन मौत के बराबर थी। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि पर्वतारोहण उनके लिए खेल नहीं, जीवन का उद्देश्य था। ऐसे इलाके में चलना जहां एक गलती जान ले सकती थी, उसे पूरी तरह केंद्रित कर देता था। और 1980 के दशक के मध्य तक कोई भी इलाका के टू जैसा एहसास नहीं देता था। एलन पहले 1983 में एक बार कोशिश कर चुके थे और असफल रहे थे। वो इस बार खाली हाथ लौटने वाले नहीं थे। उनके अभियान की मूल योजना कुख्यात रूप से कठिन उत्तर पश्चिम रिज के रास्ते के टू पर चढ़ाई करने की थी, लेकिन K2 तो सबसे बेहतरीन योजनाओं को भी चकनाचूर कर देता है। लगातार कई हफ्तों तक तूफानों, हिमस्खलनों और जबरदस्त थकान से जूझने के बाद उनकी मूल टीम टूट चुकी थी। ज्यादातर लोग सामान समेटकर घर लौट गए, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी और वापस जाने का फैसला किया। इंग्लैंड में उसकी गर्भवती गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए ये शायद घर बसाने से पहले उसकी आखिरी सचमुच खतरनाक चढ़ाई थी। तो महत्वाकांक्षा और बेबसी के खतरनाक मेल से प्रेरित होकर उसने एक घातक फैसला लिया। उसने अपनी मूल राह छोड़ दी और जूली टुलिस के अभियान से जुड़ गया, जिसमें ऑस्ट्रिया और पोलैंड के पर्वतारोही शामिल थे। जूली, जो 47 साल की 2 बच्चों की मां थीं, इंग्लैंड की एक विशेषज्ञ कैमरा ऑपरेटर थीं। वो K2 की चोटी पर पहुंचने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनने के लिए यहां आई थीं। और यह एक गंभीर लक्ष्य था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोगों का हिमालयी पर्वतारोहण में गौरवपूर्ण लेकिन अधूरा इतिहास था। हाँ, एडमंड हिलरी ने 1953 में ब्रिटिश अभियान को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचाया था, लेकिन तब तक K2 की चोटी पर कभी कोई ब्रिटिश पर्वतारोही नहीं पहुंचा था। एलन और जूली इसे बदलना चाहते थे। उन्होंने K2 को स्टैंडर्ड अब्रूजी रूट से चढ़ने की योजना बनाई थी, और उस समय जो अलग अलग अभियान थे,
वे 7 लोगों की एक अनौपचारिक टीम बन गए, जो सभी एक ही रास्ते से एक ही शिखर की ओर बढ़ रहे थे। अगस्त की शुरुआत तक सभी 7 पर्वतारोही एक साथ 26,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 4 पहुंच गए, जो शिखर से पहले आखिरी विश्राम स्थल था। 4 अगस्त की सुबह एलन बिना किसी गाइड या साथी के शिखर की ओर बढ़े। उन्होंने चढ़ाई के अधिकतर हिस्से में अकेले गहरी बर्फ में रास्ता बनाया। बाद में 2 ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही जुड़ गए। वे करीब 4 बजे साथ साथ शिखर पर पहुंचे। एलन ने शायद 1 मिनट इस अनुभव का आनंद लिया। उन्होंने ये कर दिखाया और K2 पर विजय पाने वाले पहले अंग्रेज बने। लेकिन इस क्रूर पर्वत पर जीत एक भ्रम है। चोटी पर पहुंचना वही पल है जब आप सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि अब आपको वापस नीचे उतरना होता है। एलन और बाकी लोग तेजी से नीचे उतरने लगे। उन्हें पता था कि जब तक धूप है उन्हें जल्दी नीचे उतरना होगा। लेकिन चोटी से करीब 500 फीट नीचे उन्होंने देखा कि 2 लोग अब भी मरती हुई धूप के बावजूद ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। जूली और कर्ट डीएम्बर्गर ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही थे। एलन और ऑस्ट्रियाई पर्वतारोहियों ने उन्हें लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने चेतावनी दी कि अब सुरक्षित रूप से चोटी तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन जूलियन और कूट इतने करीब थे कि लौटने से मना कर दिया। तो एलन और उनकी टीम ने कैंप 4 की ओर अपनी खुद की वापसी जारी रखी, जबकि जूलियन और कूट आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे शाम 7 बजे के करीब चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने भी इतिहास रच दिया था, लेकिन वे एक जाल में भी फंस गए थे, क्योंकि जब तक उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया तब तक अंधेरा घिर चुका था और थकावट उन पर बुरी तरह हावी हो चुकी थी। और उस पहाड़ पर कहीं ऊपर उतरते समय जूली फिसल गई और गिर गई। अपनी स्थिति और कर्ट से बंधे होने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और दोनों को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 27,000 फीट से ऊपर खुले बर्फ में पूरी रात बिना टेंट के बितानी पड़ी। या तो यही करना था या फिर अंधेरे में थके और घायल हालत में उतरते रहना था। वे उस ठंडी रात में बच गए और अगली सुबह लड़खड़ाते हुए कैंप 4 पहुंचे, जहां वे एलन व अन्य पर्वतारोहियों से मिले। और ये 1 सेकंड भी देर से नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसे ही सभी पर्वतारोही आखिरकार अपनी नाजुक नायलॉन टेंटों के अंदर इकट्ठा हुए, एक विशाल बहुदिवसीय भीषण तूफान ने पूरे कैंप 4 को निगल लिया। और K2 की ऊपरी ढलानों के बारे में एक बात है। एवरेस्ट के विपरीत, जिसके चारों ओर पड़ोसी चोटियां हैं जो थोड़ी सुरक्षा देती हैं, K2 और उत्तर में स्थित है और खतरनाक रूप से अलग थलग है। जब कोई मौसम प्रणाली K2 की ऊपरी ढलानों से टकराती है तो वो बर्फ और तेज तूफानी हवाएं लाती है, जो वहां मौजूद किसी भी चीज या व्यक्ति से टकराती हैं। हालात को और भी चरम बनाने के लिए, जब एक विशाल निम्न दबाव प्रणाली पहाड़ से टकराती है तो वायु दाब इतनी तेजी से गिरता है कि वास्तव में हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मौत का क्षेत्र और ज्यादा घुटन भरा हो जाता है। K2 का ऊपरी हिस्सा तीव्र ढलान वाला पिरामिड होने के कारण वह कोई चौड़ा समतल पठार नहीं है जहां आप सुरक्षित तूफान का सामना कर सकें। असल में कैंप 4 बर्फ और बर्फ का एक खतरनाक रूप से झुका हुआ किनारा है, जो लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अधिकांश पर्वतारोही इसे एक त्वरित रात भर के विश्राम स्थल के रूप में मानते हैं, जहां से वे सुरक्षा के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन इस तूफान ने इसे एक ऊंचाई पर स्थित जेल में बदल दिया था। तूफान 6 दिनों तक लगातार चलता रहा। हवाओं की रफ्तार 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था। आप जानते हैं कि डेथ जोन में शरीर पर क्या असर होता है। अब कल्पना कीजिए कि आप वहां फंसे हुए हैं और कई दिनों तक हिल भी नहीं सकते। टेंट के अंदर समय धुंधला सा हो गया था, खाना खत्म हो गया, और भी बुरा यह हुआ कि उनका स्टोव का गैस भी खत्म हो गया। गैस न होने से वे पीने का पानी नहीं बना सके। तेज डिहाइड्रेशन जल्दी ही शुरू हो गया, जिससे ऑक्सीजन की कमी के पहले से ही विनाशकारी प्रभाव और भी खराब हो गए। वे धीरे धीरे मर रहे थे, स्लीपिंग बैग्स में फंसे हुए, हवा की आवाज सुनते हुए जो उनकी टेंट्स को पहाड़ की सीधी दीवार से उड़ा देने की धमकी दे रही थी। वे बस इंतजार ही कर सकते थे। 7 अगस्त की रात को अत्यधिक ऊंचाई ने अपनी पहली शिकार जूली टुलिस को बना लिया। वो गिरने से उभर नहीं पाईं और बिना खाना, पानी या पर्याप्त ऑक्सीजन के
कई दिन उनके शरीर के लिए सहन करना बहुत ज्यादा था। वो अपने टेंट में चुपचाप चल बसीं, ठीक कर्ट के बगल में, और तूफान बिना किसी दया के लगातार चलता रहा। 10 अगस्त की सुबह तक पहाड़ पर आखिरकार एक अजीब सी खामोशी छा गई। भीषण तूफान आखिरकार थम गया था। ये बच निकलने के लिए मिला बहुत ही कम समय का मौका था, और सभी जानते थे कि अगर वे फौरन नीचे नहीं गए तो कोई भी बच नहीं पाएगा, अब या कभी नहीं। लेकिन एलन के लिए मौसम में आया यह बदलाव बहुत देर से आया था। भोजन, पानी या ऑक्सीजन के बिना फंसे हुए दर्दनाक दिनों ने एलन की उसकी प्रसिद्ध ताकत की हर बूंद को चूस लिया था। वो होश में था, लेकिन बेहद पीड़ा में था। अब वो खड़ा नहीं हो सकता था, अब वो चल नहीं सकता था, और बाकी बचे पर्वतारोहियों को एक वाकई भयानक फैसला लेना पड़ा। कल्पना कीजिए कि आप उस पल उस टेंट में हैं। आप कई दिनों से मौत के इलाके में भूखे, प्यासे और दम घुटने की हालत में हैं। आपका शरीर अपनी मांसपेशियों को इसीलिए खा रहा है ताकि अंग काम कर सकें। आप टेंट का जमा दरवाजा खोलते हैं। शीतदंश से सुन्न उंगलियों से बर्फ चटकती है और साफ आसमान दिखता है। मुक्ति हजारों फीट नीचे आपका इंतजार कर रही है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको अपने उस दोस्त की ओर देखना होगा जिसने रास्ता बनाया और इतिहास रचा, जिसकी गर्भवती साथी उसका घर पर इंतजार कर रही है, और ये मानना होगा कि वो आपके साथ नीचे नहीं आ सकता। अब सोचिए, आप एलन राउज हैं। वो होश में था, और जिन पर्वतारोहियों के साथ उसने तकलीफें झेली थीं और जिनके साथ उसकी जिंदगी की डोर बंधी थी, उन्हें चुपचाप उसका भाग्य तय करते देख रहा था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और वो भी ये जानता था। उस सुबह की कोई दर्ज बहस या नाटकीय भाषण नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर्वतारोहण के इतिहास के सबसे दर्दनाक क्षणों में कर्ट सहित अन्य ने खुद को बचाने का फैसला किया और एलन को जूली के शव के साथ टेंट में छोड़ दिया। लेकिन टेंट से बाहर निकलने का मतलब K2 से बचना नहीं था, क्योंकि पहाड़ ने अभी बदला लेना बाकी रखा था। उस सुबह 5 पर्वतारोही कैंप 4 से बाहर निकले ताकि वे अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर सकें। कुर्ट डीएम्बर्गर, विली बाउर, 2 ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही जिनके नाम एल्फ्रेड इमेट्जर और हैनस वीजर थे, और एक पोलिश पर्वतारोही जिनका नाम डॉब्रोस्वावा मियोडोविच वुल्फ था। जैसे ही वे लोग बर्फीली ढलानों पर उतरने लगे, एक हफ्ते मौत के इलाके में फंसे रहने का असर तुरंत दिखने लगा। कैंप 4 से ठीक नीचे, उन टेंट से कुछ 100 फीट की दूरी पर, जिन्हें वे अभी अभी छोड़कर आए थे, एल्फ्रेड और हैनस बस गिर पड़े। उनके शरीर, जो गंभीर स्नो ब्लाइंडनेस और पूरी तरह से शारीरिक थकावट से जूझ रहे थे, आखिरकार जवाब दे गए। वे वहीं बर्फ में मर गए। डोब्रोस्वावा ने और आगे बढ़ने की कोशिश की, हजारों फीट नीचे उतरते हुए संघर्ष किया, लेकिन वो भी पूरी तरह थक चुकी थीं। आखिरकार वो गिर पड़ी और उनकी मौत हो गई। कैंप 2 और कैंप 3 के बीच फिक्स्ड रोप से बंधी हुई, जहां अगले साल उनका शव मिला। असल में कैंप 4 में फंसे 7 पर्वतारोहियों में से केवल कुर्ट डीएम्बर्गर और विली बावर ही जिंदा पहाड़ से उतर पाए। एलन खुद के बारे में माना जाता है कि उनकी मौत 10 अगस्त 1986 को 26,760 फीट की ऊंचाई पर टेंट में अकेले ही हो गई थी। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड डेबोरा स्विनी को छोड़ दिया। उनकी मौत के 3 हफ्ते बाद डेबोरा ने बेटी हॉली को जन्म दिया। पर्वतारोहण की दुनिया के लिए एलन राउज एक महान अग्रणी हैं, जिन्होंने हमेशा जोखिम उठाया और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। हॉली अपने पिता को सच में जाने बिना बड़ी हुई। वो उन्हें सिर्फ सैवेज माउंटेन पर रास्ता बनाने वाली एक महत्वाकांक्षी किंवदंती मानती थीं। 5 शव वहीं पर हैं जहां उनकी मौत डेथ जोन में हुई थी। 1986 का पर्वतारोहण सीजन के 2 के इतिहास में सबसे बुरा सीजन था। बाकी पहाड़ों की तुलना में इसकी बेरहम और साधारण क्रूरता ही इसे डरावना बनाती थी, क्योंकि बाकी पहाड़ अपनी ख्याति भयानक तूफानों और सिराग गिरने जैसी घटनाओं से कमाते हैं, जो एक ही सुबह में दर्जनों लोगों की जान ले लेते हैं। एक भयानक मौसम जो दशकों तक आंकड़ों को बिगाड़ देता है। K2 ऐसा नहीं है। आंकड़ों को देखिए। 1900 के शुरुआती वर्षों में K2 की चोटी पर पहुंचने के पहले गंभीर प्रयासों के बाद से 800 से अधिक पर्वतारोही इसकी चोटी पर खड़े हो चुके हैं। उसी अवधि में लगभग 100 लोग कोशिश करते हुए मारे गए हैं। इसका मतलब है
कि हर 8 पर्वतारोहियों में से जिन्होंने सफलतापूर्वक चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, कम से कम एक पर्वतारोही की जान चली गई। इसकी तुलना एवरेस्ट से करें। एवरेस्ट पर 11,000 से ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है। लगभग 340 लोगों की वहां मौत हुई है। यह मृत्यु दर 1% से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार K2 पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत से 10 गुना ज्यादा घातक है। K2 इतना घातक क्यों है, ये समझने के लिए देखना होगा कि दोनों पर्वत कैसे लोगों की जान लेते हैं। एवरेस्ट पर मौत का सबसे आम कारण शारीरिक होता है। पर्वतारोही ऊंचाई की बीमारी, थकावट या ठंड के कारण दम तोड़ देते हैं। वे खुद को बहुत ज्यादा थका देते हैं, बर्फ में बैठ जाते हैं और फिर बस उठ नहीं पाते। अगर आप बेहद मजबूत हैं, अच्छी तरह से तैयार हैं और अपनी रफ्तार संभाल कर चलते हैं, तो आपके पास इन जोखिमों को संभालने का बेहतर मौका होता है। आपके पास नियंत्रण का कुछ भ्रम होता है। K2 वह सारा नियंत्रण छीन लेता है। अप्रत्याशित तूफान, अप्रत्याशित हिमस्खलन, तापमान में गिरावट। रूसी पर्वतारोहियों की एक टीम ने 2006 में इसे खुद अनुभव किया था। उनके अभियान को कुज़बास टीम कहा जाता था। यह 9 लोगों की एक टीम थी जिसका नाम उस सर्बियाई खनन क्षेत्र के नाम पर रखा गया था जिसने उन्हें प्रायोजित किया था। टीम लीडर यूरी उद्याशेव थे, जो 51 साल के अनुभवी पर्वतारोही थे और पहले ही डोलगिरी, मकालू, लोत्से और एवरेस्ट फतह कर चुके थे। पर K2 को आपके अनुभव या उपलब्धियों से फर्क नहीं पड़ता। 2006 की गर्मी की शुरुआत से ही बहुत कठोर थी। टीम ने पहले 7 दिनों में सिर्फ एक बार पहाड़ को साफ साफ देखा। अधिकांश समय पहाड़ तूफानों में छिपा रहता था। कैंप 1 में 40 पाउंड से भारी पत्थरों के गिरने से टेंट नष्ट हो गए। 21,000 फीट की ऊंचाई पर हवा 90 मील प्रति घंटा चली। उस साल ज्यादातर दूसरी टीमें पहाड़ से सामान समेटकर लौट गईं। कुज़बास टीम वहीं रुकी रही, क्योंकि दरअसल रूसी पर्वतारोहियों की जमात अपनी कठोरता और ऐसी परिस्थितियों में भी जब दूसरी टीमें लौट जाती हैं, असाधारण कष्ट सहने के लिए जानी जाती है। मुख्य समूह में अर्कादी कुवाकिन, टीम कोच अलेक्जेंडर फॉयट और प्योत्र कुज़नेत्सोव शामिल थे। यूरी, एलेक्स और प्योत्रा ने मिलकर 12 बार 26,000 फीट ऊंचे पहाड़ों को सफलतापूर्वक चढ़ा था। ये लोग बिल्कुल भी नौसिखिए नहीं थे जो अपनी क्षमता से ऊपर जा रहे हों। ये रूस के सबसे बेहतरीन लोग थे। अगर कोई उस शिखर का हकदार था तो वही लोग थे। 2 पर्वतारोहियों ने रुककर रूसियों का साथ देने का फैसला किया। यासेक टेलर पोलैंड से, टेरेंस बैनन नॉर्दर्न आयरलैंड से और कुज़बास अभियान के 2 पर आखिरी बचे हुए थे। और अगर वे शिखर पर चढ़ाई की कोशिश करने वाले थे तो यही समूह था जिसके साथ वे कर सकते थे। यूरी और बाकी लोग छोटे समूहों को ऊपर नीचे भेजते रहे और पहाड़ ने जो कुछ तहस नहस कर दिया था उसे फिर से ठीक करते रहे, जबकि वे शिखर पर चढ़ाई के लिए अनुकूल मौसम का इंतजार कर रहे थे जो नहीं आ रही थी। अपनी दिखावटी बहादुरी के बावजूद वे लापरवाह नहीं थे। उन्होंने अपने लिए एक समय सीमा तय की थी कि अगर 13 अगस्त तक हालात नहीं सुधरे तो वे घर लौट जाएंगे। लेकिन ठीक 13 अगस्त की सुबह कई दिनों में पहली बार आसमान अजीब तरह से साफ था। यह उनका मौका था। वे आखिरकार इस खतरनाक पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते थे। इस शिखर प्रयास के लिए टीम ने शिखर तक पहुंचने के लिए खुद को 3 समूहों में बांट लिया। 2 रूसी, विक्टर कोलबाचेंको और अलेक्जेंडर गैपोनोव सबसे आगे थे। उनके पीछे यूरी, अलेक्जेंडर फोइट, प्योत्र और अर्कादी थे। और तीसरा समूह, जिसमें पोलिश पर्वतारोही यात्सेक टेलर और उत्तरी आयरलैंड के टेरेंस बैनन शामिल थे, थोड़ी दूरी पर पीछे चल रहे थे। दोपहर 1 बजे तक तीनों समूह के 2 के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके थे, जिसे 27,400 फीट की ऊंचाई पर बॉटल नेक कहा जाता है, जो शिखर से पहले का अंतिम और सबसे घातक हिस्सा है। यह हिस्सा एक संकीर्ण, लगभग सीधा चट्टान और बर्फ का कूलवार है, लेकिन इसका कोण सबसे डरावना हिस्सा नहीं है। डर असल में उस चीज से आता है जो इसके ठीक ऊपर लटक रही है, क्योंकि बॉटल नेक के ठीक ऊपर एक विशाल बाहर की ओर निकला हुआ सेराक है, जो लॉन्च के दिन सोवियत रॉकेट जितना ही अस्थिर है। इस पहाड़ की बनावट के कारण पर्वतारोही इस बर्फीली चट्टान के चारों ओर से नहीं जा सकते। उन्हें इसके नीचे से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि कई दर्दनाक घंटों तक
पर्वतारोही एक अस्थिर, लगातार टूटती हुई संरचना के नीचे होते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के इमारतों के आकार के बर्फ के टुकड़े गिरा सकती है, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। बॉटलनेक से गुजरना असल में पहाड़ के साथ रूसी रूलेट खेलने जैसा है। टीम को जोखिम पता था, फिर भी वे आगे बढ़े। वे कुलवार के रास्ते फोकस्ड और मजबूत होकर रस्सी से बंधे आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ सही कर रहे थे और शिखर पहले ही दिख रहा था। और फिर वो हुआ। बर्फ, और बर्फ का एक विशाल टुकड़ा 400 फीट चौड़ा और 260 फीट लंबा उनके ऊपर की ढलान से अलग हो गया और पूरी गति से बॉटलनेक से टकरा गया। कोई चेतावनी नहीं थी, न कोई दरार, न कोई गड़गड़ाहट, कुछ भी नहीं। उनके काफी ऊपर उस टुकड़े की ताकत ने बर्फ के एक बड़े हिस्से को अलग कर दिया। एक शांत हिमस्खलन कूलवार से नीचे बह गया। ये रूसी टीम से 27,400 फीट की ऊंचाई पर टकराया और चारों लोगों को लगभग सीधी दीवार से उखाड़ फेंका। कुछ ही सेकंडों में अलेक्जेंडर, यूरी, प्योत्र और अर्कादी हजारों फीट नीचे पहाड़ से गिर गए। गिरने की जबरदस्त ताकत और उसके बाद आई हजारों टन बर्फ और बर्फबारी ने उन्हें पूरी तरह दफना दिया। बाकी टीम हिमस्खलन के मलबे को 25,600 फीट नीचे तक देख सकती थी। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा खोजबीन की, लेकिन चारों आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। उनकी किसी भी लाश को कभी बरामद नहीं किया जा सका। किसी को नहीं पता था वे कहां हैं। 18 साल बाद 2024 की गर्मियों में एक इतालवी अभियान के दो पर पहाड़ की पहली चढ़ाई की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पहुंचा। ग्लेशियर वॉक में फोटोग्राफर रिकार्डो साल्वाटिको को बर्फ में आधा दबा पुराना सामान दिखा, जिसे उन्होंने पुराने उपकरण के रूप में पहचाना। वो कोई सामान नहीं, बल्कि सुरक्षित रखा शरीर था, जिसकी पोशाक पर रूसी पर्वतारोहण ब्रांड बास्क का लोगो था। रिकार्डो ने पोलैंड के पर्वतारोही जेसेक टेलर से संपर्क किया, जो 2006 की हिमस्खलन में बचे थे और 4 साथियों को खो चुके थे। उन्होंने साफ तौर पर पुष्टि की कि प्योत्र और अर्कादी के पास बास्क लोगो वाली चीजें थीं। शव को गिल्की मेमोरियल ले जाया गया, जो केदो के तल पर स्थित स्मारक है, जहां पर्वत पर मारे गए लोगों को याद कर सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दफनाने से पहले मौके पर ही डीएनए सैंपल लिया गया और सभी सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वो शव अर्कादी कुवाकिन का था। बाकी 3 लोग अभी भी कहीं बर्फ के अंदर हैं, जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। रूसी अभियान बिना किसी विवाद के K2 पर गायब हो गया। पहाड़ ने बस उन्हें निगल लिया। लेकिन 2008 में जो हुआ वो इसका उल्टा था। 11 लोग मारे गए। पहाड़ ने उनमें से लगभग किसी को भी अपने पास नहीं रखा, और जो लोग जिंदा वापस नीचे आए, उन्होंने सालों तक इस बात पर एक दूसरे को कोसा कि उन्होंने क्या देखा, क्या किया और क्या करने से परहेज किया। इस घटना ने पर्वतारोहण इतिहास में बड़ी बहस को जन्म दिया और ये जाल बिछाने के कारण हुआ। 2008 की गर्मियों तक केदो बेस कैंप का माहौल खतरनाक रूप से तनावपूर्ण हो गया था। 2 महीने से अधिक भीषण तूफानों ने पहाड़ को हिला दिया, जिससे कोई भी शिखर के लिए अंतिम चढ़ाई शुरू नहीं कर सका। पर्वतारोही टेंटों में फंसे, शिखर की ओर देखते अपने ड्विंडलिंग संसाधन और हौसला महसूस कर रहे थे। लेकिन 2008 को अस्थिर सिर्फ मौसम नहीं, पहाड़ पर मौजूद लोगों की भारी संख्या भी थी। दुनिया भर के अलग अलग देशों से कई अंतर्राष्ट्रीय अभियान थे। केदो भीड़ के लिए नहीं बना है। जब कई टीमें जो अलग अलग भाषाएं बोलती हैं एक साथ शिखर पर चढ़ाई करने की कोशिश करती हैं, तो संवाद टूट जाता है। अराजकता को रोकने के लिए प्रमुख अभियान नेताओं जैसे विल्को वैन ड्रॉयन, अमेरिकी नेता माइक फेरिस और दक्षिण कोरियाई नेता किम जे-सू ने बेस कैंप में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक बुलाई, जहां उन्होंने अपने संसाधनों को साझा करने पर सहमति जताई। कोरियाई और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के सबसे मजबूत शेरपा और पोर्टर मुख्य समूह से आगे जाकर बॉटलनेक के रास्ते सेफ्टी लाइनें लगाएंगे। यह एक मजबूत योजना थी, लेकिन जैसे ही वे 1 अगस्त की घोर अंधेरी रात में कैंप 4 से निकले, योजना पूरी तरह से विफल हो गई। पोर्टर और शेरपा की अग्रिम टीम को सख्त आदेश थे कि वे भारी रस्सियों के बंडल पहाड़ पर ऊपर ले जाएं और बॉटलनेक को सुरक्षित करें। वो डरावना 80 डिग्री का बर्फीला कूलवार, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जहां एक छोटी सी फिसलन भी तुरंत मौत का कारण बन सकती है। ये वही जगह है जहां रस्सियां अनिवार्य हैं
और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बजाय अंधेरे की अफरा तफरी में अग्रिम टीम ने एक भयानक गलती कर दी और कैंप 4 के ठीक ऊपर ही रस्सियां लगाना शुरू कर दिया, उन ढलानों पर जिन्हें अनुभवी पर्वतारोही बिना किसी सुरक्षा के आसानी से पार कर सकते थे। जब अग्रिम टीम बॉटलनेक पहुंची, जहां रस्सी की सबसे जरूरत थी, तब तक उनकी सारी रस्सियां खत्म हो चुकी थीं। 1 अगस्त 2008 को जैसे ही सूरज निकला, बाकी पर्वतारोही बॉटलनेक के नीचे पहुंच गए। चोटी तक जाने के लिए एक साफ और रस्सी से बंधा रास्ता मिलने के बजाय उन्होंने देखा कि अग्रिम टीम घबराहट में पहाड़ के निचले हिस्सों से रस्सी खींचकर ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी। दर्जनों पर्वतारोहियों को मजबूरन 27,000 फीट की ऊंचाई पर डेथ जोन में विशाल और बाहर निकले बर्फ के सेराक के ठीक नीचे बस खड़े रहना पड़ा। वे पतली हवा में घंटों इंतजार करते रहे। उनके शरीर तेजी से खराब हो रहे थे। हाइपोक्सिया शुरू था। हर मिनट जो वे इंतजार कर रहे थे, वह 1 मिनट कम था जो उनके पास नीचे उतरने के लिए नहीं होगा। रस्सियां सुरक्षित होने और पर्वतारोही बोतल की गर्दन से ऊपर चढ़ना शुरू करने तक दोपहर हो चुकी थी। K2 का नियम है कि चाहे आप कितने भी पास हों, दोपहर 2 बजे तक लौटना जरूरी है ताकि अंधेरा होने से पहले नीचे उतर सकें। लेकिन शिखर बुखार अंधा कर देने वाली बीमारी है। 2 महीने इंतजार और शिखर सामने होने के बाद भी लगभग किसी ने लौटने का फैसला नहीं किया। जेर मैकडॉनल्ड, विल्को वैंड्रुएनन, मार्को कॉन्फर्टोला, दक्षिण कोरियाई टीम और नॉर्वेजियन दंपत्ति सभी ने बोतल की गर्दन पार की और शिखर तक पहुंच गए। वे सभी शाम 5 बजे से 7:30 बजे के बीच शिखर पर पहुंचे। जेर ने गर्व से आयरलैंड का झंडा फहराया। वह बेस कैंप में बेहद लोकप्रिय और सबके प्रिय व्यक्ति थे, जो टेंट में अपना बावरन ड्रम बजाने और खराब मौसम में भी सबका हौसला बढ़ाने के लिए जाने जाते थे। वो बस अपने आनंद के लिए चढ़ाई कर रहे थे और उम्मीद थी कि K2 पर विजय पाने वाले पहले आयरिश बनेंगे, और उन्होंने ये कर दिखाया। सेसिली स्कोग और रॉल्फ बे ने शिखर पर एक दूसरे को चूमा। सेसिली खुद इतनी बेहतरीन सहनशक्ति वाली एथलीट थीं कि बाद में वो इतिहास में बिना किसी सहायता के अंटार्कटिका पार करने वाली पहली महिला बनी। कोरियाई लोगों ने अपनी राष्ट्रीय जीत का जश्न मनाया। स्वतंत्र पर्वतारोहियों के बिल्कुल विपरीत दक्षिण कोरियाई अभियान था। वे एक सैन्य इकाई की तरह काम करते थे। उन्हें बड़ा प्रायोजन मिला था। वे बहुत सामान लाए थे और उन पर भारी राष्ट्रीय दबाव था। 61 वर्षीय फ्रांसीसी पर्वतारोही ऊगो दे बराडे थे। वह उस सीजन में K2 के सबसे बुजुर्ग पर्वतारोही थे। वो 2004 में पहले ही एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हो चुके थे, लेकिन K2 उनका जुनून था और इस खतरनाक पर्वत पर उनकी तीसरी कोशिश वाकई में सफल रही। उन्होंने इतिहास रच दिया था, लेकिन अब वे अपने तय समय से कई घंटे पीछे थे, थके हुए थे और दुनिया की सबसे खतरनाक बर्फीली ढलान को अंधेरे में उतरने वाले थे। और हालांकि उन्हें अभी इसका पता नहीं था, लेकिन पहाड़ ने पहले ही अपना जाल बिछा दिया था। कैंप 4 की सुरक्षा में लौटने के लिए सभी पर्वतारोहियों को दोबारा बॉटलनेक से होकर उतरना पड़ा। कल्पना कीजिए, लगभग 20 घंटे घुप अंधेरे में चढ़ाई कर हाइपोक्सिया से जूझते हुए उस खड़ी बर्फ की ढलान से गुजरना कैसा होगा। आपकी एकमात्र जीवन रेखा वही पतली नायलॉन रस्सी है जिसे अग्रिम टीम ने सुबह बांधा था। उसी रस्सी को पकड़ने से आप बच सकते हैं। अगर आप नहीं पकड़ते तो मर सकते हैं। बॉटलनेक पर सबसे पहले नॉर्वेजियन पर्वतारोही रॉल्फ और सेसिली पहुंचे। ये रात 8 बजे के बाद का समय था। वे अंधेरे में फिक्स्ड लाइनों के सहारे रास्ता तय कर रहे थे, धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। सेसिली रस्सी पर थोड़ी आगे थीं और उनके पति रॉल्फ ठीक उनके पीछे थे। और फिर बिना किसी चेतावनी के तोप के गोले जैसी आवाज पहाड़ पर गूंज उठी। सेराक आखिरकार टूट गया था। झुकी बर्फ की चट्टान का बड़ा टुकड़ा टूट कर गिरा। हजारों टन बर्फ अंधेरे में कूलवार में नीचे की ओर गिर पड़ी। यह रॉल्फ बे को सीधे टकराई और एक पल में ही उसे पहाड़ से उड़ाकर खाई में गिरा दिया, वो भी उसकी पत्नी के सामने। पर हिमस्खलन ने सिर्फ रॉल्फ को नहीं छीना। गिरती बर्फ एक विशाल गिलोटिन जैसी थी, जिसने सुबह अग्रिम टीम द्वारा लगाई गई फिक्स्ड सेफ्टी रस्सियों को साफ काट दिया। बॉटलनेक के ऊपर लगभग 2 दर्जन थके हुए और ठंड से जूझ रहे पर्वतारोही अब पूरी तरह से 27,000 फीट की ऊंचाई पर अंधेरे में फंस गए थे। उनके पास न तो रस्सियां थीं,
ना ही नीचे उतरने का कोई सुरक्षित रास्ता, और मौत का इलाका उनकी बची खुची ताकत भी चूस रहा था। उनकी सुरक्षा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जल्दी से एक छोटा मोड़ लेते हैं। हर महीने एक कहानी होती है जो YouTube पर नहीं जाती। अगर आप चाहे तो यह पेट्रियन पर है, लिंक नीचे है। अब हम कहां थे? पूरी तरह घबराहट छा गई। अंधेरे में कुछ पर्वतारोही घबरा गए। उन्होंने बिना सहारे दुनिया की सबसे खतरनाक बर्फीली ढलान पर उतरना शुरू किया, अंधेरे में, डरते हुए कि ठंड और ऑक्सीजन की कमी सूरज निकलने से पहले ही उन्हें मार सकती है। उनमें एक दक्षिण कोरियाई पर्वतारोहियों का समूह था जो शेरपा युमुक बाल्टे के साथ था। उन्होंने अंधेरे में नीचे उतरने की बेतहाशा कोशिश की। ये एक घातक गलती थी। उलझन और घुप अंधेरे में वे फिसल गए। वे खड़ी ढलान से नीचे गिर पड़े, लेकिन पूरी तरह से पहाड़ से गिरने के बजाय वे बचे हुए कटे हुए रस्सियों के जाल में बुरी तरह उलझ गए। वे उल्टे और तिरछे होकर खड़ी बर्फीली ढलान पर लटक गए, घायल, खून से लथपथ और पूरी तरह फंसे हुए। ढलान के ऊपर विल्को वैन रोएनन, मार्को कम्फर्टोला और ज़ेर मैकडॉनल्ड ने महसूस किया कि अंधेरे में नीचे चढ़ने की कोशिश करना असंभव था। उन्होंने 27,000 फीट की ऊंचाई पर खुले में सोने का निर्णय लिया। वे बर्फ में बिना टेंट, स्लीपिंग बैग या पानी के एक दूसरे से सटकर कांपते रहे, जबकि डेथ जोन उनकी जिंदगी खत्म कर रहा था। चमत्कारिक रूप से वे रात भर जीवित रहे, लेकिन जब आखिरकार 2 अगस्त 2008 की सुबह सूरज निकला तो उनकी स्थिति का असली डरावना सच सामने आया। सुबह की रोशनी में विल्को, मार्को और ज़ेर ने बिना रस्सी के नीचे उतरना शुरू किया और बॉटलनेक में उलझी रस्सियों के जाल पर ठोकर खाई। वहां फंसे हुए दक्षिण कोरियाई पर्वतारोही थे जो जीवित थे लेकिन तेजी से कमजोर हो रहे थे। यहीं घातक सेरा की छाया में सभी लोग इकट्ठा हुए। यहीं कुछ ही घंटों में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और ठीक यहीं पर घटनाक्रम बिखर जाता है, जिससे K2 के इतिहास का सबसे अंधकारमय और सबसे ज्यादा बहस वाला रहस्य जन्म लेता है। इन तीनों ने आगे क्या किया या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। विल्को वैन रूयन ने कहा कि वो कोरियाई पर्वतारोहियों तक सबसे पहले पहुंचे, जबकि वो खुद भी गंभीर मुसीबत में थे। तब तक उनकी दृष्टि बहुत खराब हो रही थी और हिम अंधता के शुरुआती लक्षण उनकी नजर को हर मिनट छीन रहे थे। वह रुके, रस्सियों के जाल और उनमें लटके खून से सने पर्वतारोहियों को देखा और एक हिसाब लगाया। वह आगे बढ़ते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि वो मदद नहीं कर सकते थे और अकेले कैंप 4 लौट आए। मार्को भी कोरियाई पर्वतारोहियों तक पहुंचे। वह रुके। उनके अनुसार उन्होंने मदद करने की कोशिश की, फिर वह नीचे उतरना जारी रखे। वह नीचे पहुंच गए। ज़ेर मैकडॉनल्ड रुके और कोरियाई पर्वतारोहियों को रस्सियों से छुड़ाया। उन्होंने कितनी देर तक काम किया, उन्होंने ठीक ठीक क्या किया, और जब उन्होंने ये किया तो उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, ये कोई नहीं जानता। ये वे सवाल हैं जिन्होंने पर्वतारोहण जगत को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जब आखिरी सेरा गिरा तब भी वो वहीं थे। इसने उन्हें, कोरियाई पर्वतारोहियों और उनके शेरपा जुमिक भोटे को एक ही पल में पहाड़ से नीचे गिरा दिया। कम से कम एक आदमी ने तो यही कहा। मार्को के बयान में ज़ेर मैकडॉनल्ड हीरो नहीं थे, बल्कि एक बोझ थे। इतालवी के अनुसार त्रासदी कुछ इस तरह घटी थी। उसने कहा कि वह और ज़ेर घंटों बोतल नुमा रास्ते में फंसे रहे और कोरियाई पर्वतारोहियों की मदद में थक गए। 27,000 फीट की ऊंचाई पर आप समय की रेस में होते हैं। मार्को ने कहा कि अत्यधिक ऊंचाई और थकावट ने आखिरकार ज़ेर का मानसिक संतुलन तोड़ दिया। मार्को ने खुद को एक समझदार जीवित बचने वाले के रूप में पेश किया, जिसे पता था कि कब पीछे हटना है, जबकि उसने दावा किया कि ज़ेर एक भ्रमित बोझ बन गया था, वास्तविकता से संपर्क खो बैठा था और बिना किसी उद्देश्य के ढलान पर ऊपर की ओर भटकता हुआ अपनी मौत की ओर चला गया। जब बाकी लोग पहाड़ से नीचे नहीं आ पाए थे, वो यूरोप जाकर इंटरव्यू दे रहा था। फिर एक और जीवित बचे, विल्को वैन रूयन, कैमरों के सामने आ गए और हालात और भी खराब कर दिए। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के पास गया और बाकी अभियानों पर सार्वजनिक रूप से कायरता का आरोप लगाया। उसने वहां की संस्कृति को हर आदमी अपने लिए बताया।
उसने कहा कि खराब तैयारी और रस्सियां गलत जगह लगाने से जाने गईं। अगर समन्वित प्रतिक्रिया होती तो लोग बच सकते थे। उसने हर दिशा में उंगलियां उठाईं। वैश्विक प्रेस को यह बहुत पसंद आया। 11 पर्वतारोहियों की मौत की कहानी बदलकर यह हो गई कि किसने किसे छोड़ा, और हफ्तों तक बचे लोगों में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति था जो उस दिन पहाड़ पर सबसे ज्यादा बचाव कार्य कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास तस्वीरें थीं, जिसके पास सबूत थे। उसका नाम शेरपा पेम्बा गैल्से था। वो नॉर्थ अभियान का मुख्य शेरपा था, वही टीम जिसमें जेर मैकडॉनल्ड भी था। उसने 1 अगस्त को जेर के साथ केदो की चोटी पर पहुंचने में सफलता पाई थी। वो उस रात कैंप 4 वापस लौट आया था, और 2 अगस्त की सुबह जब मार्को अभी भी पहाड़ पर कहीं गंभीर हालत में था, पेम्बा फिर से ऊपर चला गया था। उसने बोतल लेकर में मार्को को मुश्किल से होश में पाया। उसने उसे ऑक्सीजन देकर होश में लाया। वह उसे कैंप 4 की ओर वापस ले जा रहा था। तभी ऊपर से एक और हिमस्खलन आया और दोनों को चपेट में ले लिया। मार्को फिसलने लगा। पेम्बा ने उसे पीछे से गर्दन से पकड़ लिया और थामे रखा। मार्को ने बाद में खुद इसे स्वीकार किया। पेम्बा ने मेरी जान बचाई। मार्को की जान बचाने वाला व्यक्ति अभी भी कराकोरम से पैदल निकल रहा था, जबकि मार्को यूरोप में इंटरव्यू दे रहा था। जब पेम्बा शेरपा को बोलने का मौका मिला, उसके पास कुछ ऐसा था जो मार्को के पास नहीं था। उसके पास तस्वीरें थीं। बचाव अभियान में पेम्बा ने बॉटलनेक की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली थीं। ऊपरी तौर पर फाइलों पर डिजिटल टाइम स्टैंप ने तुरंत ही मार्को की घटनाओं की समय रेखा को तोड़ दिया। लेकिन असली राज तो बैकग्राउंड में छुपा था, क्योंकि जब जांचकर्ताओं ने बाद में पेम्बा की वाइड शॉट्स की पिक्सल्स को जूम किया तो वे पर्वतारोहियों की सटीक लोकेशन देख सकते थे। उन पिक्सल्स ने साबित किया कि जेर मैकडॉनल्ड ने अपना दिमाग नहीं खोया था और यूं ही बिना मकसद ढलान पर नहीं भटका था। सबूतों से पता चला कि वह जानबूझकर कोरियाई पर्वतारोहियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और सफल हुए। मार्को ने जो कहानी मीडिया में फैलाई थी, असल में वैसा नहीं हुआ था। पेम्बा को तो पूरी तरह से कहानी से बाहर कर दिया गया था, इससे पहले ही कि वह घर पहुंचे, और उनकी जगह एक झूठ ने अपनी जगह बना ली थी। जेर के परिवार ने इसे मानने से मना किया। वे हवाई जहाज से पाकिस्तान गए और सीधे जीवित बचे लोगों से मिले। उन्होंने वर्षों तक गवाहियां जुटाईं, सबूतों की तुलना की और उस पहाड़ पर क्या हुआ था उसका पूरा पुनर्निर्माण कराने के लिए दबाव डाला। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता निक रयान के साथ काम किया, जिनकी 2013 की फिल्म द समिट ने पूरी समय रेखा सभी के लिए पेश की। फिल्म और पेम्बा समेत अन्य लोगों के सबूतों से साबित हुआ कि जेरार्ड मैकडॉनल्ड ने मरने से पहले फंसे कोरियाई पर्वतारोहियों को छुड़ा दिया था। उन्होंने पूरी जागरूकता से फैसला लिया, जानते हुए कि 27,000 फीट पर रुकने की कीमत चुकानी होगी, और उन्होंने उसे अंत तक निभाया। जेर मैकडॉनल्ड का शव K2 से नहीं मिला। उनकी याद में गिल्की मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी गई। केदो ने 2 दिनों में 11 जानें ले लीं। उसने उनमें से लगभग किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। उस दिन पहाड़ पर यह सब कैसे हुआ, इसे ठीक से समझने के लिए यह वीडियो देखें।